हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा आपके पाठ नंबर 2 चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण। कौन सा लेसन है ये? दूसरा। तो बेटा इसमें जो टॉपिक आज जो प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आद्य जीवाणुओं की विशेषता। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप ये सुनो, आद्य जीवाणु कौन से होते हैं? बेटा आद्य जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले हुई थी, मतलब प्रीमेटिव, और उन्हीं जीवाणुओं से आज के वास्तविक जीवाणुओं का विकास हुआ है। तो अपन को इस प्रश्न में आद्य जीवाणुओं की विशेषताएं लिखनी हैं। ठीक है, तो क्या बोलूँगा बेटा मैं? इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता युक्त होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा ये, इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता युक्त होती है। ठीक है बेटा, आगे इसमें अपन क्या बोलेंगे? अतः ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्रों, गर्म झरनों एवं उष्ण क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। तो बेटा आपको इस प्रश्न के आंसर में केवल इतना सा बोलना है। तो प्रश्न क्या हुआ बेटा अपना? आद्य जीवाणुओं की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब क्या विशेषता लिखी है आपने? इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता युक्त होती है। अतः ये जीवाणु अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्रों, गर्म झरनों, उष्ण क्षेत्रों एवं कच्छ क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं। कच्छ क्षेत्रों का मतलब क्या होता है बेटा? कीचड़। सुन लिया आपने? तो आपका ये आज के वीडियो का पहला प्रश्न मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आइए। निम्न के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। क्वेश्चन, निम्न के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। मतलब यहाँ आपको इस प्रश्न में 2 अलग अलग प्रकार के जीवाणु बताए गए हैं। ठीक है, जैसे वास्तविक जीवाणु और आद्य जीवाणु। नंबर 1 तो प्रश्न में क्या दे रखा है? वास्तविक जीवाणु। ठीक है, और नंबर 2 पे क्या दे रखा है? आद्य जीवाणु। तो बेटा आपको 2 उपयोग तो इसके बताने हैं और 2 उपयोग वास्तविक जीवाणुओं के बताने हैं। तो बेटा पहले मैं वास्तविक जीवाणुओं के उपयोगों की चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले जीवाणु, इनकी बात चल रही है वास्तविक जीवाणुओं की। तो सबसे पहला जीवाणु मैंने बोर्ड पे लिख दिया, राइजोबियम। छोटी कक्षाओं में आप इस जीवाणु के बारे में पढ़ चुके होंगे। ये जीवाणु
मटर कुलीय पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जानते होंगे आप। और बेटा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, अर्थात वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है। ठीक है, तो इसका उपयोग अपन पढ़ चुके, किसका? राइजोबियम का। और दूसरा जीवाणु इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या उपयोग है बेटा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग डेयरी उद्योग में किया जाता है। यह दूध को दही में परिवर्तित करने के काम आता है। तो आपको बेटा वास्तविक जीवाणुओं के दो उपयोग मैं बता चुका हूँ। एक जीवाणु तो मैंने कौन सा लिया? राइजोबियम। क्या काम करता है? वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और दूसरा उपयोग आपको बेटा लैक्टोबैसिलस का बताया। यह जीवाणु डेयरी उद्योग में प्रयुक्त होता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अब अपन को दो उपयोग किसके बताने हैं? आद्य जीवाणुओं के। ठीक है, तो इसको मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आद्य जीवाणु बेटा यहाँ लिख देता हूँ, आद्य जीवाणु, इनका उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें। ये जीवाणु जुगाली करने वाले पशुओं की जुगाली करने वाले पशुओं की आंत्र में पाए जाते हैं। ये जीवाणु जुगाली करने वाले पशुओं की आंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा स्टार्च व सेल्यूलोज के उत्पादन में सहायता करते हैं। स्टार्च व सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। तो एक उपयोग तो अपन ने ये पढ़ लिया बेटा आद्य जीवाणुओं का। क्या उपयोग पढ़ा बेटा? मैंने ये बोला कि ये जीवाणु, कौन से जीवाणु? आद्य जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जुगाली करने वाले पशुओं की आंत्र में। जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से हैं? जैसे बेटा गाय है, भैंस है, बकरी है, ये जुगाली करने वाले पशु हैं जिनका मुंह हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो बेटा ये जीवाणु इनके भोजन में उपस्थित स्टार्च और सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण इन पशुओं के गोबर से गोबर गैस का उत्पादन होता है। और बेटा आप सबको पता ही है कि गोबर गैस क्या काम आती है। गोबर गैस बेटा ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, दोबारा से पूरी बात कह रहा हूँ। आपको मैंने समझाया कि आद्य और वास्तविक जीवाणुओं के दो दो उपयोग। तो वास्तविक जीवाणुओं के दो उपयोग तो बेटा, एक तो मैंने राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया जो वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और दूसरा बेटा मैंने लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग बताया। यह जीवाणु क्या काम करता है बेटा?
यह जीवाणु डेयरी उद्योग में प्रयुक्त होता है ना। दूध को दही में कन्वर्ट करता है। और आद्य जीवाणुओं के दो उपयोग क्या बताए? एक तो बेटा ये जुगाली करने वाले पशुओं की आंत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बेटा उनके भोजन में उपस्थित स्टार्च और सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। दूसरे, इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण इन पशुओं के गोबर से गोबर गैस बनती है और गोबर गैस बेटा ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न भी खत्म हो गया। अब आप आगे चलिए। शैवाल पुष्पन एवं लाल तरंगें क्या दर्शाती हैं? क्वेश्चन नंबर आज का 3। शैवाल पुष्पन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन पहले। शैवाल पुष्पन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एल्गा ब्लूम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जलाशयों में जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जलाशयों में जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो इस पर आश्रित रहने वाले शैवालों की संख्या में काफ़ी अधिक वृद्धि होती है। काफ़ी अधिक वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे? इस प्रकार जलाशयों की सतह पर शैवालों की संख्या का बढ़ना, इस प्रकार जलाशयों की सतह पर शैवालों की संख्या का बढ़ना शैवाल पुष्पन कहलाता है। तो बेटा ये तो अपन ने शैवाल पुष्पन की परिभाषा बोल दी, ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शैवालों की अधिक संख्या जल की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाती है। शैवालों की अधिक संख्या जल की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाती है, जिससे जल की तली पर उपस्थित जीवों को पर्याप्त प्रकाश व ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये बेटा शैवाल पुष्पन का प्रभाव पड़ रहे हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन और प्रकाश नहीं मिल पाती, वे मरने लगते हैं, ठीक है ना। मरने लगते हैं, जिससे जल का आंतरिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। क्या प्रश्न था बेटा?
कि शैवाल पुष्पन से आप क्या समझते हैं तथा शैवाल पुष्पन का प्रभाव बताइए। तो दोनों बातें आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए कि जलाशयों में जब पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो पोषक तत्वों पर आश्रित रहने वाले शैवालों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और ये सागर की तली पर मीन्स सतह पर एक पतली परत के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार शैवालों की संख्या का अत्यधिक बढ़ जाना शैवाल पुष्पन कहलाता है। शैवालों की अधिक संख्या जल की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाती है जिससे जल की तली पर उपस्थित जीवों को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, वे मरने लगते हैं जिससे जल का आंतरिक वातावरण कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये आपको इसके अंतर्गत शैवाल पुष्पन यानी कि वाटर ब्लूम में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, लाल तरंगें। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में अपन, रेड वेव्स, ठीक है ना, या इसको रेड टाइड्स भी कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं। क्या लिखना है बेटा इसमें, सागर पर उठने वाली लाल तरंगें सागर पर उठने वाली लाल तरंगें जिनमें लाल शैवाल डायनोफ्लैजिलेट्स अधिक मात्रा में होते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, सागर पर उठने वाली लाल तरंगें जिनमें लाल शैवाल डायनोफ्लैजिलेट्स अधिक मात्रा में होते हैं, इन तरंगों को लाल तरंगें कहते हैं। सुन लिया, इन तरंगों को लाल तरंगें कहते हैं। तो बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा उत्पन्न होने वाले विष सागर में पाए जाने वाले अन्य जीवों को नष्ट करते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको मैंने सबसे पहले तो आद्य जीवाणुओं की विशेषताओं से परिचय करवाया, इसके बाद आपको आद्य तथा वास्तविक जीवाणुओं के दो दो उपयोग पढ़े और सबसे बाद में अपन ने शैवाल पुष्पन और लाल तरंगों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।